Greetings everyone, welcome back to our channel Nagin Best Digital Learning. So today we will start or we will discuss about the NCERT question answer of chapter number 15, that is plant growth and development. We have completed our chapter, now we are on the NCERT question answer. So let's start without wasting time. So we have question number 1, define growth, differentiation, development, de-differentiation, redifferentiation, determinate growth, meristem and growth rate. So we will take each and every term one by one. So we have first term is the growth. What is growth? ग्रोथ इज एन इरिवर्सिबल, जिसको दोबारा से ओरिजिनल कंडीशन में नहीं लाया जा सकता, परमानेंट प्रोसेस अकम्प्लिश बाय एन इंक्रीज इन द साइज ऑफ ऑर्गन या फिर ऑर्गन पार्ट या फिर एक इंडिविजुअल सेल. उस सेल की ग्रोथ भी हो सकती है, ऑर्गन की ग्रोथ भी हो सकती है, ऑर्गन पार्ट की भी ग्रोथ हो सकती है. सेकेंड टर्म है डिफरेंशिएशन. जब एक सेल डिवाइड होकर के अपने साइज में, अपनी शेप में चेंज ला करके एक स्पेसिफिक फंक्शन थ्रू आउट द लाइफ परफॉर्म करती है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन. इट इज अ प्रोसेस इन विच द सेल डिराइव फ्रॉम द एपिकल मेरिस्टेम, या फिर वो रूट का हो, शूट का हो. एपिकल मेरिस्टेम क्या होती है? वो टिश्यू, वो सेल, वो ग्रुप ऑफ सेल जिसके अंदर एक्टिवली डिवाइड करने की कैपेबिलिटी होती है. ये एपिकल मेरिस्टेम सेल एक्टिवली डिवाइड सेल होती है और डिवाइड करके जो सेल बना देती है. जब उनको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल जाता है तो हम बोलते हैं उसको डिफरेंशिएशन. एंड द कैम्बियम अंडरगो स्ट्रक्चरल चेंजेस इन द सेल वॉल. कैम्बियम की वजह से सेल की सेल वॉल में अगर कोई चेंज आ रहे हैं या फिर उसके प्रोटोप्लाज्म में भी कोई चेंज आ रहे हैं और उसको एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल रहा है परफॉर्म करने के लिए, तो हम कहेंगे कि वो मैच्योर हो गई है, वो डिफरेंशिएट हो गई है. Now we have third term, that is the development. What is development? Development is a broad term which is the sum of growth and differentiation. थ्रू आउट द लाइफ साइकिल जो चेंजेस आते हैं, जो सारे इवेंट्स, सारे चेंजेस और एक ऑर्गेनिज्म की लाइफ साइकिल में आते हैं, जैसे सीड के जर्मिनेट होने से उसके सेनेसेंस तक, उसके लास्ट पीरियड तक जो भी चेंजेस आते हैं उसके अंदर, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट. वी हैव फोर्थ टर्म इज डी डिफरेंशिएशन. बेटा एक बार स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया तो डिफरेंशिएशन, लेकिन अगर किसी सर्टेन कंडीशन में उसको दोबारा से जो वो डिवाइड करना चाह रही है, जब उसके अंदर दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी आ जाती है तो उसको बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, जिसके अंदर परमानेंट प्लांट सेल दोबारा से डिवाइड करने की पावर को रिगेन कर देता है अंडर सर्टेन कंडीशन, दैट इज नोन एज द डी डिफरेंशिएशन. नेक्स्ट वी हैव रीडिफरेंशिएशन. अब दोबारा से परमानेंट सेल के अंदर कैपेबिलिटी आई और डिवाइड करके उसने दूसरी सेल बना दी. अब इस सेल को एक स्पेसिफिक फंक्शन मिल गया, तो इस स्पेसिफिक सेल को जो फंक्शन मिला इस प्रोसेस को बोलेंगे रीडिफरेंशिएशन. मतलब जो डी डिफरेंशिएटेड सेल है दोबारा से मैच्योर हो गई, दोबारा से डिवाइड करने की कैपेसिटी को लॉस कर दिया, तब उसको क्या कहेंगे? रीडिफरेंशिएशन. नेक्स्ट इज डिटरमिनेट ग्रोथ. मतलब जिसकी ग्रोथ डिटरमाइंड होती है कि उसको कितना ग्रो करना है. जैसे कि एनिमल के अंदर, जैसे प्लांट लीफ है, एक साइज तक पहुंचने के बाद, ग्रो होने के बाद वो मैच्योर हो जाएंगे और आगे वो क्या है? ग्रो नहीं करेंगे. दैट इज द डिटरमिनेट ग्रोथ. नेक्स्ट इज मेरिस्टेम. मेरिस्टेम क्या है? मेरिस्टेम वो स्पेशलाइज रीजन है जहां पर सेल क्या है? एक्टिवली डिवाइड करती है. ठीक है, उस रीजन को बोलते हैं मेरिस्टेम. ये तीन टाइप का होता है, एपिकल मेरिस्टेम, लिटरल मेरिस्टेम एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम. इन क्लास 9 you have already studied about these three terms very well. Now fourth one is the growth rate. जब ग्रोथ को हम टाइम के साथ एनालाइज करने लग जाते हैं उसको बोलते हैं ग्रोथ रेट. ग्रोथ पर यूनिट टाइम को बोलते हैं ग्रोथ रेट. Now we have second question, that is question number 2. Why is not any one parameter good enough to demonstrate growth throughout the life of a flowering plant? कि एक फ्लावरिंग प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है तो उस ग्रोथ को हम सिर्फ एक ही पैरामीटर से क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाते? एक ही पैरामीटर एनफ क्यों नहीं होता उसकी ग्रोथ को बताने के लिए? तो आंसर देखिए, प्लांट के अंदर ग्रोथ तब कहेंगे
जब उसका जो प्रोटोप्लाज्म है, सेल का प्रोटोप्लाज्म की अमाउंट बढ़ती है। ठीक है, इस प्रोटोप्लाज्म को मेजर करने के लिए कई सारे पैरामीटर्स होते हैं, जैसे वेट ऑफ द फ्रेश टिश्यू सैंपल। मतलब एक फ्रेश टिश्यू है, इसकी ग्रोथ को मेजर करना है तो उसको वेट कर लो उसका। फ्रेश टिश्यू सैंपल का मतलब इसके अंदर वाटर कंटेंट होता है, वाटर कंटेंट भी इंक्लूड होता है। ड्राई टिश्यू सैंपल के वेट को हम नाप सकते हैं, ड्राई के अंदर वाटर नहीं होता। लेंथ को माप करके हम ग्रोथ का पता लगा सकते हैं, एरिया को मेजर करके पता लगा सकते हैं, वॉल्यूम को मेजर करके हम पता लगा सकते हैं, सेल नंबर को मेजर करके हम ग्रोथ को पता लगा सकते हैं। इसीलिए सिर्फ एक पैरामीटर से काम नहीं चलता, कई सारे पैरामीटर होते हैं जिसको हमें कंसीडर करना पड़ता है फॉर मेजरिंग द ग्रोथ ऑफ द प्लांट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, describe briefly what is arithmetic growth, geometric growth, sigmoid growth curve, absolute and relative growth rates। अब इसको वन बाय वन देखते हैं। अर्थमेटिक ग्रोथ मैंने क्या कही थी, मान लो एक सेल है, उसने डिवाइड करके 2 सेल बनाई, तो ये एक सेल तो स्पेसिफाइड हो गई, इसके अंदर अभी भी कैपेबिलिटी है, वो आगे जाके फिर 2 सेल बनाएगी। अब ये फिर से स्पेसिफाइड होगी, डिफरेंशिएट होगी, ये आगे डिवाइड होके 2 सेल बनाएगी। तो इसको बोलते बेटा अरिथमेटिक ग्रोथ, यानी कि इस ग्रोथ में एक सेल ऐड हो रही है, हर डिवीजन में एक सेल क्या है, ऐड हो रही है। तो वन ऑफ द डॉटर सेल कंटिन्यूज टू डिवाइड while the other differentiate into maturity. Elongation of root at a constant rate is an example of arithmetic growth. जब एक रूट जो है वो इलोंगेट करती है एक कांस्टेंट रेट पे, तो हर बार कांस्टेंट रेट मतलब हर डिवीजन पे एक सेल बढ़ रही है। ठीक है, तो कांस्टेंट रेट हो गया इलोंगेशन ऑफ रूट का। सेकेंड ज्योमेट्री ग्रोथ, मतलब एक सेल डिवाइड कर रही है। ठीक है, एक सेल क्या कर रही है, डिवाइड कर रही है, 2 सेल बना रही है। इसमें क्या होता है, डॉटर सेल जो बनी है माइटोसिस के अंदर, दोनों के अंदर एबिलिटी होती है डिवाइड करने की। ठीक है, तो जो ज्योमेट्रिक ग्रोथ है ये स्लो ग्रोथ होती है इनिशियल स्टेज में, बाद लेटर स्टेज में ये ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन आगे जाके स्लो डाउन भी हो जाती है जब न्यूट्रिएंट की सप्लाई कम होती है, तो सेल डिवीजन नहीं कर पाएगी। सिग्मोइड ग्रोथ कर्व, जो ज्योमेट्रिकल ग्रोथ पैटर्न है ना, उससे हमें एक सिग्मोइड ग्रोथ कर्व मिलती है, जिसमें पहला होता है लैग फेज, जिसमें स्लोली ग्रोथ शुरू होती है। फिर होता है एक्सपेरिमेंशियल फेज, जिसमें की ग्रोथ एकदम से बढ़ जाती है। फिर होता है स्टेशनरी फेज, जो ग्रोथ क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नेचुरल एनवायरनमेंट में हमेशा सिग्मोइड होती है, एस शेप की होती है। इसके अंदर 3 फेज होते हैं, लैग फेज, लॉग फेज और एक्सपोनेंशियल फेज ऑफ रैपिड ग्रोथ एंड स्टेशनरी फेज। ठीक है, इसकी इक्वेशन होती है W1 इज इक्वल टू W0 ERT। W1 क्या है, फाइनल साइज, W0 क्या है, इनिशियल साइज, मतलब आफ्टर T टाइम पे उसका साइज बढ़ गया तो ये फाइनल साइज है। R क्या है, ग्रोथ की रेट है, यानी कि ग्रोथ पर यूनिट टाइम। T क्या है, टाइम ऑफ ग्रोथ है, और E क्या है, बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम है। ठीक है, नेक्स्ट है एब्सोल्यूट एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट। इसके बारे में उसके अंदर मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। मान लो एक लीफ है, ठीक है, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया है, और ये इस तरीके से ग्रो किया, तो बाद में ये 10 सेंटीमीटर स्क्वायर का एरिया हो गया। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ तो क्या है, पहले बाद में 10 थी, पहले 5 थी, तो कितने का ग्रोथ हुआ, 5 का, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये है एब्सोल्यूट ग्रोथ। रिलेटिव ग्रोथ मतलब 5 का ग्रोथ हुआ, पहले कितनी थी, 5 थी, इंटू में 100, तो रिलेटिव ग्रोथ क्या हुई, 100% हुई। समझ में आया। तो एब्सोल्यूट ग्रोथ रेट रेफर्स टू द मेजरमेंट एंड कंपैरिजन ऑफ टोटल ग्रोथ पर यूनिट एरिया, पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी टोटल ग्रोथ हुई, तो 5 सेंटीमीटर स्क्वायर की। एंड रिलेटिव ग्रोथ रेट रेफर्स टू द ग्रोथ ऑफ ए पर्टिकुलर सिस्टम पर यूनिट टाइम एक्सप्रेस ऑन ए कॉमन बेसिस। जब मैंने इसको देखा कि कितना एरिया बढ़ा और पहले कितना था,
उसका जब परसेंटेज निकाला तो 100%, तो रिलेटिव ग्रोथ क्या हुई बेटा, 100% हुई इसकी। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन, लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल, लिस्ट 5 मेन ग्रुप्स ऑफ नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर। 5 नेचुरल प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के बारे में बताना है। क्या क्या बताना है, उनकी डिस्कवरी, उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन और उसकी एप्लीकेशन एग्रीकल्चर के अंदर और हॉर्टिकल्चर के अंदर। तो सबसे पहले प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर होते क्या हैं, ये वो केमिकल मॉलिक्यूल्स होते हैं जो प्लांट की फिजियोलॉजी को इफेक्ट करते हैं। 5 होते हैं हमारे पास, ऑक्सिन, गिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन एंड एब्सिसिक एसिड। इनके बारे में 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ऑक्सिन, ऑक्सिन की डिस्कवरी के बारे में पढ़ेंगे। तो पहले इसकी ऑब्जर्वेशन फर्स्टली की थी चार्ल्स डार्विन और उसके बेटे फ्रांसिस डार्विन ने। उन्होंने कैनरी ग्रास के कोलियोप्टाइल को स्टडी किया था। कैसे, जब उसको एक तरफ से लाइट से एक्सपोज करवाया गया तो वो लाइट सोर्स की तरफ क्या है, वो कैनरी ग्रास की कोलियोप्टाइल स्टेम क्या है, मूव कर गई। और बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद ये कंक्लूड किया गया कि कुछ सब्सटेंस हैं जो स्टेम कोलियोप्टाइल की टिप पे प्रोड्यूस होते हैं और वो रिस्पॉन्सिबल है इसकी बेंडिंग के लिए। फिर बाद में जब उस सब्सटेंस को एक्सट्रैक्ट किया गया तो पाया गया वो कौन सा फाइटो हार्मोन है, ऑक्सैलिन है। और कहां से एक्सट्रैक्ट किया गया, ओट सीडलिंग से। और किसने एक्सट्रैक्ट किया था, वेंट ने। क्लियर है। दूसरा फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है कि प्लांट की सेल ग्रोथ को कंट्रोल करता है, एपिकल डोमिनेंस को के फिनोमिना में होता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब अगर स्टेम पे एपिक्स पे एपिकल बड है तो वो लेटरल बड को ग्रो नहीं होने देगा, दैट इज द एपिकल डोमिनेंस। जाइलम की डिफरेंशिएशन में हेल्प करता है। ठीक है, जाइलम की सेल को बनाने में, मान लो एक जनरल सी सेल है उसको जाइलम की सेल बनाना है, यानी कि जाइलम की डिफरेंशिएशन में। पार्थेनोकार्पी यानी कि फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। ठीक है, लीव्स की और फ्रूट की एब्सिशन को रोकता है। मान लो आपका यंग लीफ है, ठीक है, अनराइपेंड फ्रूट है, अगर वो गिर जाएगा तो किसी भी काम का नहीं है ना, तो उसको प्रिवेंट करता है। ये है एग्रीकल्चरल ये फिजियोलॉजिकल फंक्शन। अब देखते हैं हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन क्या है। जो स्टेम कटिंग से हमें प्लांट मिलते हैं उनके अंदर रूट फॉर्मेशन कराता है। 2,4-D क्या है, एक आर्टिफिशियल ऑक्सिन है, सिंथेटिक ऑक्सिन है जो कि वीड्स को खत्म कराता है। जो डाइकोट्स वीड्स होते हैं, मोनोकोट पे क्या है, कोई असर नहीं करता। टोमेटोज के अंदर पार्थेनोकार्पी को इंड्यूस कराता है। पाइनएप्पल और लीचीज के अंदर फ्लावरिंग को प्रमोट करता है। नेक्स्ट देखिए, ठीक है, नेक्स्ट है बेटा गिब्रेलिक एसिड। गिब्रेलिक एसिड, इसकी डिस्कवरी देखो। बकाने यानी कि फुलिश रीस सीडलिंग एक डिजीज है जिसको जापान के फार्मर ने ऑब्जर्व किया। इस डिजीज में क्या था कि जो राइस की सीडलिंग थी वो लंबी ग्रो हो रही थी, नेचुरल प्लांट की कंपैरिजन पे उनकी हाइट लंबी हो रही थी। और कैसी थी, सिलेंडर थी, पेल ग्रीन कलर की थी। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट के बाद पता चला कि एक फंगस है गिब्रेला फ्यूजिकोराई, उसका इन्फेक्शन हो गया है राइस सीडलिंग में, इसलिए वो टॉलर ग्रो कर रही है। और जब उस एक्टिव सब्सटेंस को निकाला गया तो देखा गया कि ये गिब्रेलिक एसिड है, यानी कि एक एसिडिक नेचर का जो टर्पीन डेरिवेटिव है। फिजियोलॉजिकल फंक्शन इसके क्या थे, इंटरनोड्स की इलोंगेशन, मतलब एक नोड दूसरी नोड स्टेम के ऊपर, इसके बीच की गैप को बोलते हैं इंटरनोड। इस इंटरनोड को बढ़ाना, यानी कि पहले ये इतनी थी इसको इतना कर देना, इंटरनोड की इलोंगेशन कराता है। रोजेट प्लांट्स के अंदर बोल्टिंग प्रमोट करता है। रोजेट प्लांट मतलब जिसकी जो इंटरनोड की का गैप क्या होता है, कम होता है। जैसे कि गोभी के अंदर ये लीव्स हैं, इंटरनोड की लेंथ कम है, इस लेंथ को बढ़ाना, इस लेंथ को बढ़ाना, तो ये रोजेट प्लांट है। और ये बोल्टिंग है, बोल्टिंग मतलब इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देना।
It helps in inducing seed germination by breaking seed dormancy and initiating the synthesis of hydrolysis enzyme for digesting reserve food material. सीड डोरमेंसी को तोड़ता है. कैसे? अब हाइड्रोलाइसिस एंजाइम बनाता है, जैसे प्रोटीएजेस, अमाइलेजेस. वो क्या करता है, एम्ब्रियो के अंदर, कोटिलीडन के अंदर जो भी रिजर्व फूड मटेरियल होता है उनको ये ब्रेक डाउन करते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम, और फिर एम्ब्रियो को नरिशमेंट देते हैं ताकि वो सीड जो है वो जर्मिनेट कर जाए. करेक्ट. अब नेक्स्ट है बेटा हमारे पास हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन. शुगर कंटेंट को, शुगर केन के अंदर शुगर कंटेंट को इंक्रीज कराता है. कैसे? शुगर केन की स्टेम को लंबा करके, उसकी इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा करके. ग्रेप स्टोक की लेंथ को बढ़ाता है ताकि ग्रेप्स जो फ्रूट है वो डैमेज ना हो, उनमें स्कार ना आए. पास पास होंगे डैमेज हो जाएंगे. ठीक है. मान लो अगर ये अंगूर ऐसे पास पास में है तो इनमें स्कार आ जाएगा, डैमेज हो जाएंगे. अगर इसकी इंटरनोड की लेंथ को बढ़ा देंगे तो दूर दूर होंगे तो डैमेज नहीं होगा. एप्पल की शेप को इंप्रूव यानी कि इलोंगेट. अगर मेरा एप्पल इस तरीके से है तो एप्पल की शेप को क्या किया जा सकता है, इंप्रूव किया जा सकता है. सीनेसेंस को डिले किया जा सकता है, यानी कि एजिंग ऑफ प्लांट को डिले करता है ये. सीड प्रोडक्शन को, जुवेनाइल कोनिफर्स जो अपनी अर्ली स्टेज में होते लाइफ की, उसमें सीड प्रोडक्शन को इंड्यूस करता है. नेक्स्ट आता है बेटा साइटोकाइनिन. साइटोकाइनिन की डिस्कवरी के बारे में बात करूं तो एफ स्कूग और उसके को वर्कर ने टोबैको कैलस को देखा तो उसमें पाया गया कि एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको यीस्ट एक्सट्रैक्ट, कोकोनट मिल्क या डीएनए के साथ अगर हम कल्चर मीडियम में मिला दें तो उसकी जो सेल डिवीजन हो जाती है वो बढ़ जाती है. और इससे डिस्कवरी हुई बेटा साइटोकाइनिन की. फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? लेटरल ब्रांचेस को की ग्रोथ को प्रमोट करता है, यानी कि एपिकल डोमिनेंस को इनिबिट करता है. जो कौन प्रमोट कर रहा था? ऑक्सिन. नए लीव्स की प्रोडक्शन में, क्लोरोप्लास्ट और एडवेंटिशियस शूट की प्रोडक्शन में हेल्प करता है. ठीक है. एडवेंटिशियस शूट जो प्लूम्यूल से ग्रो ना करके किसी दूसरे पॉइंट से ग्रो करती हैं. ठीक है. और सीनेसेंस को डिले करता है बाय प्रमोटिंग न्यूट्रिएंट मोबिलाइजेशन. मान लो लीफ के अंदर न्यूट्रिएंट की कमी हो रही है और वो एजिंग की तरफ जा रहा है, येलो होने वाला है, तो कहीं दूसरे प्लांट पार्ट से न्यूट्रिएंट की मोबिलाइजेशन कराता है और उसकी सीनेसेंस, उसकी एजिंग को डिले करवाता है. हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन में एपिकल डोमिनेंस को प्रिवेंट करता है और लीव्स की सीनेसेंस को डिले करता है. नेक्स्ट आ जाइए इथाइलिन. इथाइलिन क्या है? हमने देखा कि जो अनराइप बनानास हैं उसकी राइपनिंग बढ़ जाती है अगर उसको हम पके हुए बनानास के पास रखें, तो पके हुए बनानास में से इथाइलिन गैस निकलेगी और बिना पके हुए बनानास को राइप कर देगी. ठीक है. तो ये राइपनिंग को क्या करता है? प्रमोट करता है. अब इसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन क्या है? सीड डोरमेंसी और बड डोरमेंसी दोनों को ब्रेक करता है. जो डीप वाटर राइस प्लांट्स होते हैं उसकी इंटरनोड को इलोंगेट करता है ताकि वो वाटर की सरफेस से ऊपर आए और फोटोसिंथेसिस करे. रूट हेयर और रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है. एब्सिशन ऑफ लीफ, फ्लावर और सीनेसेंस को प्रमोट करता है, यानी कि जो भाई फ्लावर जो मैच्योर हो चुके हैं, लीफ जो मैच्योर हो चुके हैं उनकी एब्सिशन करवाता है. ठीक है. जब फ्रूट राइप हो रहे हैं, पक रहे हैं, तो उसमें रेस्पिरेशन रेट को बढ़ाता है. हॉर्टिकल्चर एप्लीकेशन के अंदर देखिए ये फ्लावरिंग को इनिशिएट कराता है और पाइनएप्पल के अंदर जो फ्रूट सेट है उनको एक सिंक्राइज वे में उसको क्या करता है? मैच्योर करवाता है. मैंगो के अंदर फ्लावरिंग को इंड्यूस करता है. इथाफोन एक एक्वेस सोल्यूशन होता है जो प्लांट रीडली क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और धीरे धीरे स्लोली इथाइलिन गैस को क्या करता है? रिलीज करता है ताकि जो फ्रूट है वो क्या हो सके? राइप हो सके. और फ्लावर और लीव्स की एब्सिशन कराता है कॉटन के अंदर, चेरी के अंदर, वॉलनट के अंदर. कुकुम्बर के अंदर फीमेल फ्लावर को बढ़ाता है ताकि उसकी यील्ड बढ़ सके. फीमेल फ्लावर बढ़ेगा, फ्रूट भी बढ़ेगा. नेक्स्ट है एब्सिसिक एसिड. 1960 के बीच में इनिबिटर बी, एब्सिसिन 2, डोरमिन, ये तीन ऐसे इंडिपेंडेंट रिसर्चर ने इनको तीनों को क्या किया? डिस्कवर किया. और बाद में पाया गया कि केमिकली ये क्या है? एब्सिसिक एसिड है.
ठीक है। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट क्या है? प्लांट की मेटाबॉलिज्म को रोकते हैं। जब वाटर स्ट्रेस कंडीशन होती है, वाटर की कमी होती है, स्टोमेटा को क्लोज करवा देते हैं। सीड के डोरमेंसी को इंड्यूस करते हैं। लीव्स को, फ्रूट को, फ्लावर्स को, इनकी एब्सिशन को इंड्यूस करते हैं। हॉर्टिकल्चर में क्या है? जो सीड स्टोर होते हैं उसकी सीड डोरमेंसी को इंड्यूस करते हैं ताकि वो लंबे टाइम तक उसको स्टोर कर सके। तो एब्सिसिक एसिड बेटा एक स्ट्रेस हार्मोन होता है, मतलब अनफेवरेबल सी कंडीशन आ गई, स्ट्रेस कंडीशन आ गई तो सारे प्लांट की एक्टिविटी को रोक देगा ये। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, what do you understand by this is out of syllabus question. Come to the next one. Question number 6, why is abscisic acid also known as a stress hormone? अभी मैंने कहा कि एब्सिसिक एसिड को स्ट्रेस हार्मोन कहते हैं क्योंकि जब स्ट्रेस कंडीशन आती है तो प्लांट को स्ट्रेस कंडीशन टॉलरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। बहुत सारी ऐसी स्ट्रेस कंडीशन आती है तो उसमें स्टोमेटा को बंद करा देगा ताकि वाटर का लॉस ना हो जाए। सीड को डोरमेंसी स्टेज में ले जाएगा कि भाई सीड को अगर जर्मिनेट करना है तो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन पहले से स्ट्रेस कंडीशन है। ठीक है। और सीड जर्मिनेशन को रोकता है। और जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो उसको जर्मिनेट कराने में भी हेल्प करता है। डेसिकेशन, डेसिकेशन मतलब जो सूखा पड़ गया है, अनफेवरेबल कंडीशन आ गई, उसमें एक प्लांट को विथस्टैंड, टॉलरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है। इट हेल्प्स इन इंड्यूसिंग डोरमेंसी इन प्लांट एट द एंड ऑफ ग्रोइंग सीजन एंड प्रोमोट एब्सिशन ऑफ लीव्स, फ्रूट एंड फ्लावर। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 7, बोथ ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन इन हायर प्लांट्स आर ओपन। ओपन का मतलब उसमें कुछ ऐसी सेल्स होती है जो लगातार डिवाइड कर रही होती है, जैसे कि मेरिस्टेम है, उनके अंदर कैपेसिटी होती है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करने की, नई सेल बनाने की, डिफरेंट लोकेशन ऑफ द प्लांट बॉडी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आउट ऑफ सिलेबस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर कुछ हमें क्या दी हुई है, कुछ स्टेटमेंट्स दी गई हैं और हमें बताना है कि इसमें कौन सा ग्रोथ रेगुलेटर काम करेगा। जैसे कि ट्विग, टहनी के अंदर रूट को इनिशिएट कराना है तो ऑक्सिन, फ्रूट को पकाना है इथाइलिन, लीफ सेनेसेंस को डिले करना है साइटोकाइनिन, और एक्सिलरी बर्ड को की ग्रोथ को इंड्यूस करना है, मतलब कुछ चीज ग्रो कर रही है तो सेल डिवीजन से ही करेगी, साइटोकाइनेसिस। बोल्टिंग के लिए गिब्रेलिक एसिड। ठीक है। बोल्टिंग रोजर मतलब इंटरनोड लॉन्ग इलोंगेशन और उसके लिए गिब्रेलिक एसिड। स्टोमेटा की क्लोजिंग कराएगा एब्सिसिक एसिड, वेरी सिंपल। नेक्स्ट इज आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट वुड बी एक्सपेक्टेड टू हैपन इफ, अगर गिब्रेलिक एसिड 3 जो है वो राइस सीडलिंग पे अप्लाई कर दिया जाए तो क्या होगा? तो गिब्रेलिक एसिड क्या कराएगा? हाइट को बढ़ाएगा। कैसे? जब इंटरनोड की लेंथ को इलोंगेट कराएगा। दूसरा, डिवाइडिंग सेल स्टॉप डिफरेंशिएटिंग, मतलब डिवाइडिंग सेल डिफरेंशिएटेड नहीं होंगी तो प्लांट ग्रो ही नहीं करेगा, तो सिर्फ क्या बन जाएगा? एक अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल बन जाएगा, दैट इज द कैलस। अ रोटन फ्रूट गेट्स मिक्स विद द अनराइप फ्रूट, अगर पके हुए फ्रूट को बिना पके फ्रूट के अंदर मिक्स कर देंगे तो बिना पका हुआ फ्रूट भी पक जाएगा। यू फॉरगेट टू ऐड साइटोकाइनिन टू द कल्चर मीडियम, अगर कल्चर मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन नहीं डालोगे तो सेल की डिवीजन नहीं होगी। तो देखो, अगर रोटन फ्रूट को अनराइप फ्रूट में मिक्स करेंगे तो इथाइलिन प्रोड्यूस हो गई, तो रोटन फ्रूट क्या है? अनराइप फ्रूट की राइपनिंग को इंक्रीज करा देगा। अगर आप कल्चर मीडियम के अंदर साइटोकाइनिन को ऐड नहीं करोगे तो सेल ग्रोथ नहीं होगी, सेल डिवीजन नहीं होगी और सेल की ग्रोथ और डिफरेंशिएशन भी नहीं होगी। सो दीज आर द एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर बेटा। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। टिल देन कीप स्टडिंग, कीप ग्रोइंग।